आज के इस दौर में मोबाइल हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। अब चाहे हम कहीं भी जाएं, कहीं भी रहे या कहीं भी सोए या कुछ भी खाएं, हर वक्त हमारे मोबाइल इधर इर्द गिर्द ही होता है। यदि हर पल के लिए मोबाइल हमारी आंखों से कुछ पल के लिए ओझल हो जाए, छूट जाए, तो ऐसा लगने लगता है पता नहीं कितनी ज़रूरत की चीज़ हमारे हाथ से गायब हो चुकी है। जब तक मोबाइल हाथ में नहीं आ जाता तब तक हमें ये तसल्ली नहीं मिलती। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। ऐसा होता है कि दोस्तों, महिला बाथरूम के अंदर होती है, मोबाइल बाहर रखा हुआ होता है और अचानक से मोबाइल के अंदर एक मैसेज आता है, घंटी बजती है। घंटी बजती है तो मोबाइल बाथरूम से, वह महिला तो बाथरूम से निकलना उसके लिए मुश्किल था, लेकिन उसने अपने पति को आवाज़ लगाई और कहा कि देखो किसका फ़ोन आ रहा है। अब पति ने मोबाइल लिया, देखा, उसे रिस्पॉन्स दिया। रिस्पॉन्स देने के बाद में जैसे ही मोबाइल रखा तो एकदम से एक व्हाट्सएप पर मैसेज आ जाता है और पति पूछता है कि इस व्हाट्सएप में कितनी सच्चाई है। उसको इतना गुस्सा आ रहा था, देखते ही देखते पति और पत्नी के बीच में कहासुनी हो जाती है, बात मारपीट पर पहुंच जाती है। लेकिन कुछ वक्त बीतता है, उसके बाद में फिर वहीं से एक मैसेज आ जाता है और फिर वहीं से बातचीत होती है। पति और पत्नी के बीच में गुस्सेबाजी शुरू हो जाती है। पत्नी अपने पति को जो दिक्कत थी वो समझा रही थी, समस्या समझा रही थी, वो बताने की कोशिश कर रही थी और पति को समझाने का प्रयास किया जा रहा था। लेकिन इसी बीच में दो कत्ल हो जाते हैं, वो भी बहुत भयानक रूप से। पुलिस ने कुछ ही घंटों के बाद में इस घटनाक्रम का खुलासा किया तो लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि जो जिस दिशा में जांच जा रही थी, ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल झूठ है। लेकिन जब पब्लिक के सामने बातचीत आती है, ये बातचीत निकलकर पब्लिक के सामने आती है, तो ऐसा लगता है ये मामला बल्कि बहुत भयानक और खौफनाक सच होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सफ़ी खान है। आपने देखना शुरू कर दिया है SKJ TV। एक बार आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, पेज को आप फॉलो ज़रूर करिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना दोस्तों मध्य प्रदेश का एक ज़िला, एक शहर लगता है इंदौर, और इसी शहर का एक थाना लगता है एरोड्रम, और एरोड्रम थाने का एक इलाका लगता है यानी कि अशोकनगर। मैं बात कर रहा हूँ 9 दिसंबर 2023 के शाम के लगभग 5 बजे के आसपास। एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 10 या 12 साल के आसपास रही होगी, वह शाम के समय 5 बजे अपने घर पहुँचती हैं। इस अशोकनगर में वह तीसरी मंजिल पर रहती हैं। उसका अपना माता पिता और भाई वह किराए के मकान में रह रहे होते हैं। दरवाजे पर जैसे ही वह पहुंचती है, दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती हैं, लेकिन दरवाज़ा पहले ही खुला हुआ था। अब दरवाजे के अंदर वह जैसे ही घुसने की कोशिश करती हैं, मम्मी मम्मी आवाज़ लगाती हैं, लेकिन वहाँ से कोई वापस आवाज़ नहीं आती है। जैसे ही वह अंदर जाकर देखती हैं तो मम्मी अर्धनग्न अवस्था में खून से बुरी तरीके से लथपथ थी और अपनी माँ को इस रूप में देखने के बाद में लड़की ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। और पास ही में जब उसकी नज़र पहुंचती हैं तो बेड के नीचे उसके मामा लेटे हुए हैं और वो भी अर्धनग्न अवस्था में थे। मामा और माँ को देखकर वह लड़की जब चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है तो लोग उस कमरे की तरफ दौड़कर आते हैं और आकर देखते हैं कि मामला क्या है। पता चलता है कि एक भाई और एक बहन अर्धनग्न अवस्था में पड़े हुए थे और वह मर चुके थे। मरने वालों ने इनको इतनी बुरी तरीके से मारा था कि जब तक वह मर ना जाए तब तक उसके मरने का इंतज़ार किया और तसल्ली हो गई कि अब ये पूरी तरीके से मर चुके हैं। तब जाकर वहाँ से वो चले जाते हैं, भाग जाते हैं। अब कातिल कौन है, कत्ल क्यों किया, ये बहुत सारी वजह थी। लेकिन जैसे ही उसके तन पर कपड़े नहीं थे, ये तन पर कपड़े ना होना लोगों को परेशान कर रहे थे। मामला फिर पुलिस के सामने पहुँचता है। पुलिस वहाँ पर आती है, पुलिस मौके पर आती है और दोनों लाशों को पुलिस अपने कब्जे में लेती है। पोस्टमार्टम किया जाता है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। तब पता चलता है कि दोनों पर तलवार और चाकुओं से ताबड़तोड़ वार किए गए थे। इतने वार किए गए थे कि गिनती भी नहीं हो रही थी। साथ ही पुलिस ने डबल मर्डर की सूचना से पूरे मध्य प्रदेश में हड़कंप मच गया था और तुरंत ही 7 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। उनसे पूछताछ की जाती है कि आखिरकार तुम्हारे इस कत्ल के मामले में क्या हिस्सेदारी है, क्या नहीं है। 7 लोगों से जब पूछताछ की जा रही थी, लेकिन 7 के 7 ने एक ही बात कही, एक ही जवाब दिया कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, हमारे इस पूरे मामले में कोई भी रोल नहीं है।
पुलिस ने जब इस आसपास के इलाके में 125 सीसीटीवी कैमरे थे, उनको खंगालना अब पुलिस शुरू कर देती है और कई टीमें बनाई जाती हैं, फॉरेंसिक टीम भी बनाई जाती हैं, एफएसएल टीम बनाई जाती हैं, कई टीमें वहाँ पर मौके पर पहुँचती हैं और कई टीमें वहाँ पे आके जांच पड़ताल अब करना शुरू कर देती हैं, लेकिन पुलिस को कोई सबूत पुलिस को हाथ नहीं लग रहे थे। ऐसे में दोस्तों तभी पुलिस ने जब सीसीटीवी कैमरे को फिर से देखना शुरू किया तो एक महिला आती है और एक महिला जाती है, यानी कि एक महिला आना और एक का जाना, उसका दोनों ही दिखाई दिया। घर वालों से ये पूछने की कोशिश की कि आखिर क्या इस महिला को आप जानते हैं या फिर नहीं। ऐसा लग रहा था कि जैसे ये महिला शायद इस घर के अंदर प्रवेश करके गई है। अब जैसे ही उस महिला के बारे में पूछा जाता है, अब क्या इस महिला को आप जानते हैं या नहीं, तो महिला के बारे में पता चलता है कि उसका नाम ममता और पिंकी होता है, जिसकी उम्र लगभग 32 साल के आसपास है। उसके बारे में पूछा जाता है तो पता चलता है कि बंगाली कॉलोनी की वहाँ पर रहने वाली पुलिस ने आपने आपको देखा तो कुछ ही घंटे बीत चुके थे, क्योंकि पुलिस लगातार पुलिस पर दबाव था इस हत्याकांड का किसने अंजाम दिया है, जल्द ही जल्द कातिल के सलाखों के पीछे हो। जो पब्लिक में एक रोष फैला हुआ था, गुस्सा फैला हुआ था, गुस्सा रोष और शांत करने के लिए कहीं ऐसा ना हो जाए कि पुलिस की नाक में दम हो जाए और लोग सड़कों पर कहीं उतर ना जाए, ऐसा मामला बिगड़ ना जाए। इस हिसाब को देखते हुए पुलिस ने इस महिला को हिरासत में लिया और इससे पूछताछ करनी शुरू की, तो महिला इधर उधर की बातें बनाने लग जाती हैं, शुरू कर देती हैं। जब पुलिस के सवालों का जवाब ये पुलिस के सामने ज़्यादा देर टिक नहीं पाती है, तो वह महिला स्वीकार कर लेती हैं। पुलिस पूछने लगती हैं कि क्या बात है, तो वो बताती हैं कि जिस महिला की हत्या हुई है उसका नाम सरिता ठाकुर है, जो कि ब्यूटी पार्लर में काम करती हैं। एक व्यक्ति जो मारा गया था उस व्यक्ति का नाम है रवि ठाकुर, जो कि इस महिला का मुंह बोला भाई भी होता है, जिसका शहर में 3 होटलें चल रही है और होटलें का एक का नाम है वैष्णो और दूसरे का नाम है हनी होटल और तीसरे का नाम है सागर। और ये तीनों होटलों के अंदर से गंदे और घिनौने काम होते हैं, अनैतिक कार्य होते हैं, महिलाओं के साथ में गंदी गंदी बातें होती हैं। अब महिलाओं के साथ में गंदी गंदी बातें हो रही थी, अश्लील काम हो रहे थे, तो इस महिला का यानी कि इस महिला के मामले में क्या लेना देना है, तभी ये पूछा जाता है। तो जिस महिला की ये हत्या हो गई थी, दरअसल उस महिला ने इस व्यक्ति से इसकी मुलाकात कराई थी और इस व्यक्ति ने इसका अश्लील वीडियो बना लिया था और वीडियो बनाने के बाद में उसके साथ में वह लगातार दबाव बना रहा था कि जब उसका मन करता था तब उसको होटल में बुला लिया करता था और कोशिश ये करता था कि काफ़ी समय से लगभग 1 साल से लगातार ऐसा ही चल रहा था। और उसके जो वीडियो बने हुए थे, न्यूड वीडियो बने हुए थे, उस न्यूड वीडियो के सारे ममता जिसके पास आती थी उसका शारीरिक वो संबंध बनाया करता था। और एक दिन उसके पति को ये बात पता चल जाती है और इसी बात को लेकर घर में झगड़ा होने लगता है। जब घर में झगड़ा हो रहा था तभी उसके पति ने इसको मारने और पीटने की बात कही। तब उसने कहा कि मुझे तो फंसाया गया है और फंसाने वाला कोई और नहीं, जिस महिला का नाम सरिता ठाकुर होता है, जो कि ब्यूटी पार्लर चलाती है, मैं उसके यहाँ पर आखिर जाया करती थी, उसी ने मुझे इस जाल में फंसाया है। और पति और पत्नी मिलकर यानी कि ये ममता और पिंकी और उसका पति नितिन पवार ने मिलकर बहुत सारे ऐसे सीरियल देखने शुरू कर दिए जो क्राइम सीरियल हुआ करते थे। सिर्फ उसका ये मकसद था कि किसी की सटीक तरीके से क्राइम करना है, परफेक्ट क्राइम करना है और ऐसा क्राइम करना है ऐसा लगे कि दोनों को मारना है, जो कि मुंह बोले भाई अपने आप को बताते हैं, जिसका क्या इस मामले की पुलिस तक खबर ही ना चल सके, पता ही ना चल सके, क्योंकि सरिता ठाकुर जो कि ब्यूटी पार्लर पर काम करती हैं और होटल के मालिक जो हैं वो दोनों एक दूसरे के भाई बहन की तरह उनके रिश्ते थे। वो बात करते थे। मोहल्ले में जब कोई पूछा करता था तो वो कहता था कि मैं अपनी बहन के यहाँ जाया करता हूँ, तो अपनी बहन सरिता ठाकुर के पास जा रहा हूँ, जबकि इन दोनों के आपस में अवैध संबंध चल रहे होते हैं। पुलिस ने जब इस घर की पूरी तलाशी ली तो कई सारे सामान भी गायब थे, मोबाइल भी गायब थे। अब इस महिला से पूछा जाता है कि जो गायब मोबाइल हुआ है वह कहाँ पर है, तो वह बताती हैं कि मोबाइल हमारे पास है, मिल ही जाएगा। जैसे ही महिला ने मोबाइल उपलब्ध कराए पुलिस को दिया तो इसकी CDR वगैरह निकलवाई जाती है, तो इसकी
बातचीत वो थी वो निकलवाई जाती है, तो साथ ही इस मोबाइल में सारा का सारा मोबाइल खंगाला जाता है। तो कोशिश ये थी कि उसके अंदर से कई महिलाओं के अश्लील फ़ोटो थे, वीडियो थे। रवि ठाकुर के साथ में, होटल के मालिक के साथ में पुलिस को थोड़ा दिमाग खटकने लगा। बात ये था कि ममता कह रही थी कि बिल्कुल वह सही कह रही थी। इसके बाद में पूछा कि आखिर आगे क्या मामला है, तब वह बताती हैं कि इन्होंने बताया कि हमने बस परफेक्ट प्लानिंग की थी कि इस दोनों के हत्या कर देंगे, और हत्या करने के बाद में इसको किसी को पता नहीं चलेगा, और इसके लिए हमने ये बिल्कुल प्लानिंग बनाई थी। इन्होंने कुछ ही तरीके से इस 9 दिसंबर 2022 की दोपहर को समय लगभग, इसका बेटा है, इसकी बेटी है, वो घर से दूर थे, कहीं अलग थे। इसको इस बात के पूरी तरीके से पुख्ता जानकारी थी, यानी कि इस महिला को, क्योंकि इन्होंने ममता ने रैंकी की हुई थी और ममता इसके बारे में बहुत सारी बातें जानती थी। और जैसे ही 9 दिसंबर 2023 को 12 बजते हैं और पति अपने घर से बाइक लेकर निकलते हैं, और बाइक लेके निकलने के बाद में रास्ते में बाइक को वहाँ पर छोड़ देते हैं। वहाँ से एक ऑटो पकड़ते हैं। टेम्पो पकड़ने के बाद में सीधा एड्रोम कॉलोनी में वहाँ पर पहुँच जाते हैं, यानी कि अशोक नगर वहाँ इलाका है। वहाँ पर एक किराए के मकान में वो यानी कि रह रहा करते थे। उस मकान के ऊपर जाते हैं। जाने के बाद में जाते ही सबसे पहले घर में जो महिला होती है उस महिला की वह हत्या करते हैं, क्योंकि चाकू से हत्या करते हैं। और चाकू से एक नहीं बल्कि बार बार उस पर लगातार वार किए जा रहे थे, जब तक कि चाकू मुड़ नहीं गया, टूट नहीं गया। अब तक चाकू से उसको मारते रहे। इसी तरीके से ममता ने उस होटल के मालिक को, यानी कि रवि ठाकुर को, इस सरिता के मोबाइल से मैसेज किया। उसने कहा कि तुम्हें यहाँ आना है, मेरा आज बहुत मन कर रहा है। उसने बातचीत करने की, अब घर में कोई नहीं है, तुम आ जाओ। जैसे ही रवि ठाकुर ने ये बात सुनी तो रवि ठाकुर ने अपनी कार उठाई, और कार उठाने के बाद में सीधा अशोक नगर पहुंचता है। और वहां जाने के बाद में जिस उसकी प्रेमिका है उसका इंतज़ार कर रही थी, जिसका वह बहन बोलता था, पूरे मोहल्ले में यही जानता था कि दोनों भाई बहन हैं, मुँह बोले भाई बहन है। वह सीधा ऊपर जाता है। 3 मंजिल में उसे ममता दिखाई देती हैं। तो वो ममता को देखकर वह कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो वो कहती हैं कि मैं तो सिर्फ तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। दीदी है वह अंदर आराम कर रही है, और मैं चाहती हूँ कि तुम आज मेरे साथ में शारीरिक संबंध बनाओ। जब ये शारीरिक संबंध की बात हो रही थी तो उसको, रवि को तो कोई मतलब नहीं था, चाहे सरिता ठाकुर हो या फिर ममता और पिंकी हो। तभी जब उसने कहा कि तैयार हो जाओ, तो वो कहती हैं कि तुम्हें अपनी आंखें बंद करनी पड़ेगी और सारे कपड़े उतारने पड़ेंगे। उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है। उसने अपने भी कपड़े उतार दिए, और पूरे कपड़े उतारने के बाद में जैसे ही अब उसे देखा नहीं जा रहा था, तो उसका पति था, यानी कि ममता का पति था नितिन, वो छुपा हुआ था। और उसके पास में जैसे ही तलवार होती है, वो उसे पूरी ताकत से ऐसा वार किया कि उसकी एक चीख भी नहीं निकल पाई, और उसको लगातार तलवार से ताबड़तोड़ वार करता गया, मारता गया, जब तक कि तलवार भी कहीं टूट ना जाती हैं। इसके जो कपड़े उतरे हुए थे, साथ ही रीना ठाकुर के जो कपड़े उतर जाते हैं, उनको भी अर्धनग्न अवस्था में कमरे में डाल दिया जाता है। और जब तक वो मर नहीं जाते, उसको पूरा यकीन नहीं होता। लगभग 1.5-2 घंटे बाद में वह उसी कमरे के अंदर रहते हैं। पति और पत्नी, यानी कि ममता और उसका पति नितिन, वहाँ से चुपचाप वहाँ से निकल जाया करते हैं। जाने के बाद में ये सोचकर कि अब किसी को पता ही नहीं चलेगा। इसका पति फिर से कोई उसको देखेगा, और इन्हें अर्धनग्न अवस्था में लोगों को ऐसा लगेगा कि ये दोनों अनैतिक रिश्ते में होते हैं। और सरिता ठाकुर है जो उसका पति होता है, इसकी हत्याएं आखिर उसने की होगी, किसी को ऐसा लगेगा। तो ममता और दूसरा जो उसका पति नितिन होता है, वो कभी भी उस पर कोई शक ही नहीं जाएगा, क्योंकि उसका तो कोई लेन देन ही नहीं था। पुलिस जब सीसीटीवी कैमरे के आधार पर इस महिला को देखा तो उसका हुलिया है जो पहचान लिया। पहचानने के बाद में पता चलता है कि आखिरकार कातिल बहुत ही जल्दबाजी में था, यानी कि कातिल को, यानी कि 151 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार हो जाते हैं। जो वजह सामने आती है कि इसके कई महिलाओं के साथ में अनैतिक रिश्ते होते हैं। अपने होटल पर ये बुलाया करता था और ये बताया करता था कि इस ब्यूटी पार्लर है जो महिलाएं चलाया करती थी, जो महिला ब्यूटी पार्लर चलाया करती थी, ये कोई ऐसी महिलाएं होती थी जिसको निशाना वह बनाया करते थे, जिन महिलाओं को पैसों की ज़रूरत होती थी
और ये रवि ठाकुर के पास में अच्छा खासा पैसा होता था और ये पैसा उन्हें दे दिया करता था, उस उधार भी कभी कभी दे दिया करता था। और जब वो पैसा मांगता था तो महिलाएं हैं जो वापस नहीं दिया करती थी, क्योंकि आर्थिक रूप से कमज़ोर हुआ करती थी, ऐसी महिलाओं को निशाना बनाया करता था। और वो लगातार उसके साथ में घिनौना कृत्य करता है, घिनौना काम करता है, बुरे काम करता है। दोस्तों, ऐसा ही वह रवि ठाकुर है जो अपने मज़े ले लिया करता था। ब्यूटी पार्लर वाली जो सरिता होती हैं वो भी बुरा काम करा रही थी और सरिता भी उसी काम में शामिल होती हैं। तो दोनों वो मर चुके थे। अब साथ ही कातिल हैं जो सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं और उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और पुलिस की कोशिश है कि कम से कम समय में इन आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए। दोस्तों, इस पूरे के पूरे घटनाक्रम का खुलासा जब अखबारों में छपता है, सोशल मीडिया पर आता है, तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार ऐसा भी हो सकता है। इंसान की शक्ल में तो लोग आजकल भेड़िए कैसे बन जाते हैं। दोस्तों, इस पूरा घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको बताना है, आपको सावचेत करना है, आपको जागरूक करना है।